Here we observe that the land use pattern of world will find here 11% of land is used for agricultural activities, 26% of the land is used as pasture lands and forest cover 31% and 32% of the land is used for dabbling, manufacturing and other purposes. Factor affecting land use. Here we discuss how which factor affect the land use. First we will discuss on topography. Physical features of an area affect the land use pattern. Fertile land with a good network of rivers suitable for human settlement. Fertility of soil dependent of good agriculture production. वहीं पे अगर लॉफ्टी माउंटेन्स हैं तो फिर वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं होता है. इकोनॉमिक फैक्टर्स. लैंड यूज़ करने के लिए अगर कोई भी वर्क किया जाता है उसके ऊपर तो वहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है तो वो लैंड यूज़ नहीं की जाती है. जैसे कि अगर माइनिंग वर्क किया जाता है और उसको carried out in a region of excessive expenditure is involved in acquiring minerals from this region. तो फिर क्या होता है कि माइनिंग वर्क नहीं किया जाता है और उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए चीप या लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. द Situation of human development also determines the nature of land use. In backward and underdeveloped area, the land is used only for animal rearing. अगर backward area है, undeveloped area है, अगर suitable नहीं है settlement के लिए तो वहाँ पे सिर्फ animal rearing करवाई जाती है और obtaining forest wealth etc. वहीं पे अगर developed area है तो वो लैंड यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सेट्रा. यानी कि वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं अदर रिसोर्सेज की. अदर रिसोर्सेज just like availability of water, quality of soil, climate etc. अगर ये सब हैं तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अच्छा है. Availability of these elements, the use of land is changed. For example, the land having fertile soil will be used for agricultural purpose. जैसे कि नदर्न प्लेन है वहाँ पे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस है. ह्यूमस क्या होते हैं, टॉप सॉइल होती है जो लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाती है. तो वो लैंड फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से वो एग्रीकल्चर यूज़ होती है. लैंड विल बी यूज फॉर हाउसिंग इन गुड क्लाइमेट एरिया. और जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होती है वहाँ पे लोग अपने घर बनाकर रहते हैं. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होती है और जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होती है वो हाउसिंग के लिए यूज़ की जाती है. नाउ हियर वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, that is classification of land resources. On the basis of ownership, land is classified into two types. That is private land and community land. Private land is owned and used by an individual only for personal purpose. यानी कि जैसे हमारा घर है रहने के लिए हम बनाते हैं, हमारे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने प्राइवेट जो पार्क हैं वो सब किसके लिए होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो हमने खुद ने परचेज़ की होती है, पर्सनल पर्पस के लिए होती हैं. वहीं पे अगर कम्युनिटी लैंड हम देखते हैं तो वो कम्युनिटी लैंड क्या होती है, वो कलेक्टिव पर्पस के लिए होती है. जैसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं,
स्टोरेज फॉर फूड्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। जैसे अपने यहाँ पे ये कृषि उपज मंडी है, इसके अलावा जो पब्लिक गार्डन्स हैं और रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग्स हैं वो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेनली कम्युनिटी के लिए यानी सोसाइटी के लिए डेवलप की जाती है। वो क्या होती है, पब्लिक होती है, यानी सभी के लिए होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं। इसी वजह से वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिटी लैंड यूज़ कहलाती हैं। यानी कि उनके ऊपर डेवलपमेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, लेकिन वो कॉमन होती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड की, कि किस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। To fulfill the various needs of growing population, the pattern of land use is changing rapidly. अभी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और उन्हीं की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। माउंटेन आर बीइंग कट डाउन टू स्प्रेड द नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोड्स। जो लॉफ्टी माउंटेन्स थे, पहले लोग कहाँ रहा करते थे, सिर्फ प्लेन लैंड्स पे रहा करते थे, लेकिन अब क्या होता जा रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं उन्हें भी कट किया जा रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे रेलवेज़ एंड रोड्स बनाई जा रही हैं, यानी नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। डेंस फॉरेस्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन सेटलमेंट। जो डेंस घने जंगल थे उन्हें भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उनकी जगह पर घर बनाए जा रहे हैं। द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग बैरन लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। जो बैरन लैंड्स थी, पहले लैंड यूज़ नहीं होती थी, अब वो क्या होती जा रही हैं, उन्हें फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग ने अब डेवलप कर ली है थ्रू एजुकेशन। तो अब वो बैरन लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट धीरे धीरे होती जा रही है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन एक्टिविटी रिलेटेड to agriculture industry and manufacturing, the pressure on land resources in increase। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ कर रहे हैं टू फीड देयर पॉपुलेशन। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे क्या क्रिएट हो रही है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, लैंड पॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंड का सिस्टमेटिक यूज़ किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन एंश्योर एज द मिनिमम कॉस्ट एंड लेबर। उसका क्या किया जाए, उसका हद से हद जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा यूटिलाइज उसको किया तो जाए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, उसका कम यूज़ किया जाए। चाइना इन ए गुड एग्जांपल ऑफ लैंड यूज़ एफिशिएंसी। चाइना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि लैंड यूज़ करता है। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन वाइज चाइना कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ओनली अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कल्टिवेबल। चाइना फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। चाइना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या को फीड करने की, बट इट इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मलैंड and was able to produce adequate amount of food। और लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं, पर्याप्त सुविधाएं वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो अपने एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट कवर है उसको कम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेल प्लान लैंड यूज इज कॉल्ड लैंड कंजर्वेशन, यानी कि सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से अगर लैंड को यूज़ किया जाए तो वो क्या कहलाता है, लैंड कंजर्वेशन कहलाता है। टू एंश्योर अ वेल planned land use and to minimize land degradation following steps should be taken। इनको सुनिश्चित करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, वो कुछ कदम दिए गए हैं जो हमें उठाने चाहिए। एफोरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड, यानी कि प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्री, ये सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि जो बैरन लैंड है या जो वेस्ट लैंड है उसको यूज़ किया जा सके। माइनिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी रेगुलेटेड, यानी जो बहुत एक्सेसिव यूज़ हो रहा है केमिकल फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड्स का, उनका कम यूज़ किया जाना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल, जो माइनिंग एक्टिविटी है, माइनिंग एक्टिविटी में क्या होता है, रॉक्स, एक्सकवेशन ऑफ रॉक, यानी मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसको जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए, उसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी चेक्ड। ओवर ग्रेजिंग यानी क्या होता है, जो कैटल होते हैं, हर्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर्ड्समैन क्या करते हैं, लार्ज कैटल को दूर एक जगह से दूसरी जगह पे यानी कि लेके जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो वो ओवर ग्रेज कर लेते हैं, यानी कि रूट्स तक उनको बाहर ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है और सॉइल इरोजन होने लगता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग दैम ऑन लैंड और इनटू रिवर्स, यानी जो स्टिकी मटेरियल होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको डिस्चार्ज करने से पहले या तो लैंड पे या फिर रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको अच्छे से पहले ट्रीट करने चाहिए, यानी कि उनकी जो गंदगी है उसे निकालना चाहिए और उसके बाद ही उसे डिस्पोज करना चाहिए। लोकेटिंग लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बाय यूजिंग हैजार्ड मैपिंग एंड एक्सपांडिंग द वेजिटेशन अक्रॉस लैंड टू कंट्रोल लैंडस्लाइड। नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी अलाउड इन द लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। लैंडस्लाइड का मतलब आप समझते हैं ना, क्रैक्स एंड क्रिविसेस आने की वजह से जो लार्ज पीस ऑफ रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर बैरियर शुड बी रेज टू स्टॉप द स्लिपिंग ऑफ लैंड्स। स्ट्रॉन्ग काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, लास्ट जो स्टोन्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर जो काउंटर प्लगिंग, काउंटर बेल्ट्स, रो फार्मिंग, रो प्लांटेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि सॉइल इरोजन को भी रोकती हैं, सॉइल को होल्ड करती हैं और ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनको भी रोकती हैं, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। केदारनाथ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड ऑकर्ड ऑन जून 2013। केदारनाथ में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ऑकर हुई थी, यानी कि चट्टानें गिरी थी 2013 में, 2013 एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवास्टेटिंग फ्लड, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर बाढ़ आई थी, विनाशकारी बाढ़ आई थी, और उससे क्या हुआ था, ओवर 5,700 पीपल वर रिपोर्टेड डेड। ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट ने दिए थे उसमें 5,700 पीपल माना जाता है कि मारे गए थे, और 4,200 विलेज सफर्ड डैमेज ड्यू टू द फ्लड, और इसकी वजह से लगभग 4,200 विलेज में सफ़र हुआ था, यानी कि वहाँ गांव में पानी भर गया था। द फ्लड एंड द एंश्योरिंग लैंडस्लाइड।